हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमने क्यूब एंड क्यूब रूट की बेहतरीन क्लासेस को खत्म करने के बाद आज हम लोग स्टार्ट करने वाले सर्सन एंड डाइसिस, जिसमें हम लोग कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी वो चैप्टर जीवन में कभी भी क्लियर नहीं होगा, चाहे आप उस चैप्टर से लाखों सवाल क्यों ना बना ले। तो बस मैं आपसे एक ही अनुरोध करने वाला हूं, एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखें और सेशन को अच्छी तरह से समझे। क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट को नहीं समझोगे, चाहे कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, उनकी कंसेप्ट को समझना, उनकी थ्योरी क्लासेस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं उन स्टूडेंट को भविष्य को गढ़ रहा हूं जो पढ़ना तो चाहते हैं पर उनके लिए पैसे नहीं है, इसलिए मैंने ये चैनल को खोला है। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ मेरी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस होती है, जो रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इसमें 20 सालों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाला गया है। ठीक है ना? ये वीकली क्लासेस होती है, इसे देखना बिल्कुल ना भूले। क्योंकि एनटीपीसी सेकंड फेज की एग्जाम्स होने वाली है, एनटीपीसी सीबी2 की एग्जाम जो होगी उसमें आपको बहुत काम होने वाला है। और आरआरसी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो बौछार रहती है। ठीक है ना? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ मेरी आरआरसी ग्रुप डी की मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आपको यहां से बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो इस सेशन को भी देखना ना भूले, क्योंकि चाहते हो कि आप मैथ्स में यहां से मार्क्स उठाओ, आरआरसी ग्रुप डी में यहां से मैथ्स में पूरी नंबर ले जाओ, तो ये सेशन देखना बिल्कुल ना भूलना। क्योंकि यहां से हूबहू मैथ्स आपको वहां पर देखने को मिलेगी, बस हो सकता है कि डेटा चेंज हो। ठीक है ना? जो लोग अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्स एंड इंडाइसेस। तो सर्स क्या होता है? सर्स क्या होता है? सर्स का मतलब होता है सर करनी। सर्स का मतलब क्या होता है? करनी। और इंडाइसेस का मतलब क्या होता है? इंडाइसेस का मतलब होता है घातांक। ठीक है? इंडाइसेस का मतलब क्या होता है? घातांक। ठीक। तो सर सर्स कैसी होती है, करनी कैसी होती है? करनी जो होती है ना वो रूट में होती है। किसमें होती है? रूट में होती है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? मूल। मैं दोनों साथ साथ लेके चल रहा हूं। तो सर रूट कैसी हो सकती है? रूट जैसे ये वाले को हम क्या बोलते हैं? ये वाले को बोलते हैं स्क्वायर रूट। ये वाले को क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। ठीक है ना? अब दूसरी क्या होगी? दूसरी हो सकती है ना क्यूब रूट। दूसरी क्या होगी? क्यूब रूट। यानी ये वालों को क्या बोला जाता है? क्यूब रूट। ठीक है ना? तो सर इस तरह से और भी हो सकती, हाँ, ये हो सकती फोर्थ रूट। फोर्थ फोर्थ रूट यानी सर हिंदी में क्या कहते हैं इसे? हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। ठीक है ना? इसे कहते हैं घनमूल। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे फोर्थ रूट यानी चतुर्थ मूल। इसे क्या कहेंगे हम? चतुर्थ मूल। ठीक है ना? तो इस तरह की चीजें जो इसके अंदर होती है। अब आपको क्या होगा, मैं इंडाइसिस के बारे में बाद में बताऊंगा, अभी मैं सर्स के बारे में आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं। ठीक है ना? तो सर्स इंडाइसिस में क्या होता है मैं थोड़ी सी बता दूं। इंडाइसिस में क्या होता है, जैसे ए की पावर m, यानी ए क्या होता है? बेस होता है। ए क्या होता है? बेस यानी आधार। ए क्या होती है? आधार होती है। ठीक है ना? और ये क्या होता है? घातांक यानी क्या होती है? पावर। यानी ये क्या होती है? पावर। लेकिन इसमें जो होता है, इसमें जो होता है, जैसे कि मान लो यहाँ कुछ नहीं लिखी मतलब क्या लिखा हुआ है? यहाँ कुछ भी नहीं मतलब क्या लिखा हुआ है? जैसे यहाँ कुछ भी नहीं मतलब, इसे यहाँ कुछ भी नहीं मतलब दो है ना? यहाँ कुछ भी नहीं मतलब दो है। तो जो यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर यदि कोई चीज यहाँ पर आपको लिखी हुई रहती है, इस तरह से मान लो यहाँ पर रूट ए लिखी है, इसका मतलब क्या होता है? ए की पावर क्या होती है? 1/2। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर n लिख दूं इस तरह से, और यहाँ पर जैसे m लिखा था तो मैं यहाँ पर m लिख दूं, m रूट लिख दूं a, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि a की पावर क्या हो जाएगी? 1/m। a की पावर क्या हो गई? a की पावर क्या हो गई? 1/m। लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहाँ a की पावर तो m है। तो सर इससे मुझे बस इतना अभी आप जान लो
कि सर्स जो होता है, सर्स जो होता है, यानी सर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है? इंडाइसिस का होता है। ठीक है ना? सर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इंडाइसिस का होता है। यानी ए का 1/m, यानी n में दे दूं, यहां पर n में दे दो इस तरह से, तो a का क्या होगा? a का 1/n, लेकिन ये क्या है? ये m है। यहां मैं यदि ऐसा लिखो तो ये n है ना? तो दोनों देख रहा हूं किस तरह से अपोजिट हो जा रही है। ठीक है ना? तो आइए मैं और दूसरे पेज में आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लो कि यहां पर सिर्फ 2 है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 1/2। यहाँ क्यूब रूट 2 है, क्यूब रूट 2 या 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 की पावर 1/3। ठीक है ना? यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर मान लो कुछ ऐसे दी हुई है और यहाँ पर क्या दी? 6 दी हुई है। मान लो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5 दी हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। ठीक है ना? समझ में आई? तो ये 6 रूट हो गई, ये क्यूब रूट हो गई, ये स्क्वायर रूट हो गई। आ रही बात आपको समझ में? यानी सर्स क्या होता है? जिनका ना वर्गमूल निकल सके, ना क्यूब रूट निकल सके, ना फोर्थ रूट निकल सके, कोई रूट नहीं, इससे बाहर, इस संख्या को बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि देखो ये फंसा हुआ ही रह गया, ये फंसा हुआ ही रह गया। कुछ भी मान लो मैंने लिख दिया, 216 लिख दिया और यहां पर ये कर दिया, तो क्या ये कट जाएगी? क्या कटेगी? क्या नहीं ना। यानी ये बेचारा 216 के अंदर ही रह गया। ये क्या रह गया? ये इसके अंदर ही रह गया। इसके बाहर निकलने के बाद भी कुछ संख्या ऐसी होती है जो बाहर निकलने के बाद भी उसमें फंसी रह जाती है। इसका मतलब क्या हुआ सर? कि इसके अंदर ये फंस कर रह जाती है। करनी मतलब क्या होता है? कि इसके अंदर ये क्या होती है? फंस कर रह जाती है। ठीक है ना? यानी कोई भी संख्या, जैसे मान लो मैंने n दे दिया, तो ये क्या हो गया? a की पावर n 1/n, यानी ये फंसी रह जाती है। इसी को करनी कहते हैं। ठीक है ना? इसी को क्या कहते हैं? करनी कहते हैं। लेकिन जब जिसका निकल जाता है, जैसे कि यहाँ पर देखो 4, तो 4 को आपको पता है ना, यानी 4 को आप लोग ऐसे 2 लिखते हो, लेकिन असलियत में क्या होती है वो मैं बता रहा हूं। असलियत में क्या होती है कि ये 2 गुने 2 होती है ना? और यहाँ पर क्या होता है? 1/2 होती है। तो 2 गुने 2, यानी 2 का पावर क्या हो गया? 2, और यहाँ पर क्या है? 1/2, और 2 कट के क्या हो गया? 2। तो ये निकल गई, ये करनी में से बाहर निकल गई। लेकिन क्या सब निकलेगा? क्या सब निकल पाएगा? क्या नहीं। जैसे कि ये आपको निकल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, ये 5 है और यहाँ पर मैं 2 4 3 दे रहा हूँ, 2 4 3 दे रहा हूँ। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 3 की पावर क्या है? 5 है, और जो यहाँ पर रहेगा वो क्या हो जाएगा? भिन्न में हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो कितनी हो गई? यहाँ पर 3 हो गई। ठीक है ना? चीजें समझ में आ रही है आपको? उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। ठीक है ना? यहाँ पर धीरे धीरे आपको समझ में आ रही है कि ये निकल गई, लेकिन सब नहीं निकलेगी, सब नहीं निकल सकती। जो नहीं निकलती है वही पूर्ण करनी होती है। तो आइए मैं यहां से सिखाता हूं कि पूर्ण करनी किसे कहते हैं। यानी सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, इसका नाम क्या है? पूर्ण करनी। मैं यहां पर बताने वाला हूं पूर्ण करनी मतलब प्योर सर्स, प्योर सर्स। प्योर सर्स मतलब सर पूर्ण करनी, पूर्ण करनी, यानी पूर्ण करनी आपको यहां से सीखनी है। सर पूर्ण करनी क्या होती है? मैंने अभी बताया कि जो अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगी, जो अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगी। जैसे √3 को आप बाहर निकाल सकते हो क्या? नहीं ना। क्यूब 6 को बाहर निकाल सकते हो क्या? नहीं ना। यानी एक के अलावा जैसे यहाँ पर क्यूब 4 को आप बाहर निकाल सकते हो क्या? नहीं ना। यहाँ पर 15 को बाहर निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते सर। यानी 243 का 6 क्या बाहर निकाल सकते हो क्या? यानी एक के अलावा गुणज ना हो, एक के अलावा, एक के अलावा, एक के अलावा गुणज ना हो, एक के अलावा गुणज ना हो। जो एक के अलावा गुणज नहीं होगा वो हमेशा पूर्ण करनी होगा।
ठीक है ना, बात समझ रहे हो। एक के अलावा गुणज नहीं हो सकता, इसमें आपको करनी हमेशा रूट के अंदर या क्यूब के अंदर या फोर्थ रूट के अंदर क्या रहेगा, फंसा हुआ रह जाएगा। ठीक है, आइए सीखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। जैसे दूसरी जो होती है वो होती है मिश्र करनी, जिसे हम कहते हैं मिक्सर्स। क्या कहते हैं, मिक्स सर्स, यानी मिश्र करनी। क्या कहेंगे इसे, मिश्र करनी आती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन बताओ पूर्ण करनी है या मिश्र करनी है। आपको अभी लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, लेकिन जब ये कंसेप्ट को आप अच्छी तरह सीख लोगे ना, इस चीजों को आप अच्छी तरह सीख लोगे ना, तो फिर आपको जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं होने वाली है। ठीक है ना, यदि एक बार नहीं समझ में आए, वीडियो को बार बार देखो और समझने की कोशिश करो। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मुझे लगे मैं अपने पढ़ा रहा हूं, किसी को समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको ले जा रहा हूं। मिश्र करने का मतलब क्या होता है, मिश्र करने का मतलब होता है कि एक संख्या बाहर में हो, दूसरी अंदर में हो। ठीक है ना, फिर 2√3 जैसे मैं यहाँ लिखूं, 6√5 जैसे मैं यहाँ लिखूं, 8√7 जैसे मैं यहाँ लिखूं, 7√7 जैसे मैं लिखूं यहाँ पर, 15√8। ठीक है ना, यानी एक बाहर निकल गया और एक अंदर ही रह गया, एक बाहर निकल गया और एक अंदर ही रह गया, जैसे कि 2√2 है ना। इस तरह की करनी, जो एक संख्या बाहर में है और दूसरी उसकी संख्या अंदर में है, उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सर्स कहते हैं। हम सर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे √12, √12 को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √12 को यदि हम तोड़ते हैं तो 2 × 2 × 3, तो 2 बाहर निकल आया, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि √18, तो ये याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। उस समय आप यहाँ पर इस तरह मत करना, 2 3 में से 1 3 निकल गया, √2, 3√2। इस तरह से मान लो कि और भी कोई संख्या है, ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर दे दिया आपको 3 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर 32 दे दिया, तो यहाँ पर मान लो 32 नहीं देखे, आपको 3 दे दिया और यहाँ पर आपको दे दिया मान लो 36 दे दिया। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करो। 36 का आपने प्राइम फैक्टर करने गया तो 2 8 फिर 2 फिर 9 फिर 3 फिर 3, नहीं हो रही है ना, नहीं हो रही है, तो 36 नहीं मान के 72 मान लो कि 72 यदि होता, मान लेते हैं कि 72 होता, ठीक है ना, 72 होता तब क्या होता, देखो 72 होता तो क्या होता, 72 होने से 72 होने से फिर 36 हुआ, है ना, फिर यहाँ पर क्या हुआ, फिर यहाँ पर देखो क्यूब है, फिर यहाँ पर 18 हुआ, फिर यहाँ पर 2 है ना, फिर यहाँ पर 2 है तो क्या हुआ, 9 हुआ, फिर यहाँ पर 3 है तो 3 हुआ, फिर यहाँ पर 3 है तो 3 हुआ, तो क्यूब है यहाँ पर। ये चीज आप देखना ना भूले कि यहाँ पर क्या है, क्यूब है। तो आप देखो क्यूब है, इसका मतलब 1 2 3, 3 ठो 2 है, कितनी है, 3 ठो 2 है, तो क्यूब होने से 3 जोड़े बाहर निकलेगी। पता है ना, हमने क्यूब में पढ़ा है, हमने क्यूब रूट में पढ़ा है कि क्यूब रूट होने पर 3 जोड़े निकलेगी, फोर्थ रूट होने पर 4 जोड़े निकलेगी, फिफ्थ रूट होने पर 5 जोड़े बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि 2 ठो ही 3 है, तो ये तीनों 2 बाहर निकल जाएंगे, 2, और ये इस तरह से अंदर में रह जाएंगे, ये इस तरह से 3 3 9 करके अंदर में ही रह जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह की करनी को कौन सी करनी कहते हैं, मिश्र करनी कहते हैं, यानी मिक्सर्स कहते हैं। ठीक है ना, ये इस तरह की क्वेश्चंस आपको अक्सर देखने को मिलती है। बच्चे क्या करते हैं, क्यूब रूट देखते नहीं है, 9 है 3 कर देते हैं, 3 दूनी 6 कर देते हैं, पर ये गलत हो जाता है। ठीक है, आइए मैं और आपको सिखाता हूं। अब मैं आपको सिखाता हूं सिमिलर सर्च। क्या सिखाता हूं, सिमिलर सर्च, सिमिलर सर्च, यानी इसे हम लाइक सर्च भी कहते हैं, या समरूप करनी, क्या कहते हैं इसे हम, समरूप करनी, इसे हम समरूप करनी भी कहते हैं। ठीक है ना, सिमिलर सर्च या समरूप करनी भी हम इसे कहते हैं। सर सबसे पहली बात कि हम ये देखना चाहते हैं कि किसी भी पूर्ण करनी के अंदर
किसी भी पूर्ण करनी के अंदर जो संख्या होती है, वो जो संख्या, जैसे ये √3 है, ये √3 क्या होती है, ये √3 क्या होती है, मैं दो ऑप्शन देता हूं आपको। एक देता हूं रैशनल नंबर, एक दे रहा हूं रैशनल नंबर, और दूसरी क्या दे रहा हूं, इरैशनल नंबर। दूसरी क्या है मेरी, इरेशनल नंबर। आप मुझे बताओ कि कोई भी करनी जो होती है, जो शुद्ध करनी होती है, चाहे मिश्र करनी होती है, वो करनी के अंदर जो संख्या होती है, यानी पूरी करनी क्या कहलाएगी, पूरी करनी क्या कहलाएगी, पूरी करनी क्या परिमेय कहलाएगी, ना अपरिमेय कहलाएगी। जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इसे हम करनी को क्या करनी कहेंगे, परिमेय करनी कहेंगे ना अपरिमेय करनी कहेंगे। तो सर हमने सीखा है कि रैशनल नंबर क्या होता है, होल नंबर में होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है, लेकिन क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीट स्क्वायर रूट है, नहीं है ना। तो इस करनी हमेशा किस में होती है, सर करनी हमेशा इरेशनल नंबर में होती है। करनी जो होती है, सर्स जो होती है, वो हमेशा इरेशनल नंबर होती है। ठीक है ना, बातें समझ में आई। करनी हमेशा किस में होती है, नॉन परफेक्ट होती है। क्या होती है, नॉन परफेक्ट होती है, यानी ये जो होता है वो क्या होती है, नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट यानी अपूर्ण मूल होती है। कैसी मूल होती है ये, अपूर्ण मूल। कैसी होती है, अपूर्ण मूल, यानी नॉन परफेक्ट होती है। ठीक है ना, परफेक्ट नहीं होगा, ये हमेशा नॉन परफेक्ट होगा। तो सिमिलर सर्च को आइए जिनका अपरिमेय, यानी सिमिलर सर्च जिनका अपरिमेय, अपरिमेय इरेशनल पार्ट सेम हो, यानी सिमिलर मतलब क्या, जिसका इरेशनल पार्ट सेम हो, जिसका इरेशनल पार्ट, वे करनी यानी समरूप करनी, समरूप करनी, समरूप करनी उसे कहते हैं, समरूप करनी उसे कहते हैं जिसका, जिसका इरेशनल पार्ट, यानी जिसका इरेशनल पार्ट सेम हो। सर नहीं समझ में आया, इरेशनल पार्ट सेम हो, मान लीजिए नहीं समझ में आया, आइए अभी आपको समझ में आएगी। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा 2√3, मैंने यहाँ लिखा 4√3, मैंने यहाँ लिखा 3√3, मैंने यहाँ लिखा 7√3। अब देखो यहाँ पर सभी की जो इरेशनल पार्टे है वो क्या है, सेम है ना। यहाँ पर जितनी भी नंबर मैंने लिखा उसकी जो इरेशनल पार्ट है वो सेम है ना, इसे समरूप करनी कहा जाता है। ठीक है ना, एक बार थंब करके दिखाओ कि आपको समझ में आई या नहीं आई। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो, क्योंकि दोस्तों जिसकी करनी समरूप हो उसी को समरूप करनी कहा जाता है। जैसे मैं और भी एग्जांपल लिख सकता हूं, जैसे 7√5, 2√5, 9√5, 8√5, यानी हमें सब पीछे का क्या लिखना है, इक्वल लिखना है। क्यों, क्योंकि समरूप करने से ही तो काम बनती है, समरूप करने से ही काम बनती है। जैसे कि मैं एग्जांपल पर दूं आपको, जैसे कि मान लो कि मुझे 7√5 में 3√5 ऐड करना है, तो ये उसी तरह से काम करती है जैसे कि ये काम करती है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि लाइक आइडेंटिटीज विल बी एडिंग, यानी लाइक आइडेंटिटीज को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। 7x 3x यानी कितनी हो गई, 10x हो गई। सेम इसी तरह से इसे भी ऐड किया जाएगा। यहाँ कितनी हो जाएगी, सब सिर्फ √5, आपने √5 देख लिया, सिर्फ 7 को 3 जोड़ दो, 7 3 कितनी हो गई 10, यानी क्या हो गया 10√5। इसी तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे 3√2 को हम 5√2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 5 जा 15, यहाँ पर क्या हो गया 3 5 जा 15। और सेम सेम जो सेम जो करनी होते हैं, यानी सेम सर्च जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2 की पावर 1/2 और फिर 2 की पावर 1/2, तो बेस सेम होगी, बेस सेम होगी तो पावर क्या होगा, ऐड होगा ना।
यानी 1/2 प्लस 1/2 कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो √2 क्या हो जाएगी? यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है ना? बातें समझ में आई? इसका मतलब सर कि कोई भी रूट यदि सेम हो, यानी √3 इंटू √3 क्या होगा? 3 हो जाएगा। √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि सेम रूट वाले, सेम करने वाले का रूट हटकर एक पूर्ण संख्या में वो आ जाएगा। ठीक है ना? बातें समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम और कुछ पढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों यहां पर आपको कुछ चीजें मैं एग्जाम्पल के तौर पर देना चाहता हूं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने लिखा √98। ठीक है, फिर मैंने लिखा √50, फिर मैंने लिखा प्लस 162, मैंने लिखा 162। तो अब देखो यहां पर कैसे रूट निकालेंगे। इसका फैक्टराइजेशन करो तो इसमें मैंने देखा कि दो चीज आई, 49 इंटू 2, इसमें क्या आई 25 इंटू 2, इसमें क्या आई, इसमें मैं देख रहा हूं 81 इंटू 2। तो 49 का रूट क्या हो जाएगा? 49 का रूट 7 हो जाएगा और 2 बेचारा अंदर में ही रह गया। ठीक है ना? माइनस 25 का रूट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और 2 अंदर में ही रह गया। 81 का रूट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा और 2 क्या हो गया? अंदर में ही रह गया। अब इस तरह से मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर सिमिलर सर्स आ गया है ना, इसकी जो बेस है वो इक्वल आ गया। अब 7√2 9√2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16√2। इसमें से 5√2 को क्या करना है? मुझे माइनस करना है। तो 5√2 मैंने माइनस किया तो कितनी हो गई? 11√2 हो गई। कितनी हो गई यहाँ पर? 11√2 हो गई। बातें समझ में आई क्या? इसी तरह से मैं और भी कुछ भारी चीजें को कर सकता हूं। जैसे कि आप देख रहे हो कि 12³ √2, ठीक है ना, और यहाँ पर -6³ √2। तो मैं देख रहा हूं कि दोनों का बेस जो है, दोनों का जो समरूप करनी है वो बराबर है। ये भी ³ √2 है, ये भी ³ √2 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 6³ √2 आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको चीजें मैं समझा पा रहा हूं। ठीक है ना? क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको आगे जाकर काम लगने वाली है। ठीक है ना दोस्तों? तो मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल आपको दिया, एक एग्जाम्पल ये दिया और एक एग्जाम्पल ये दिया। ठीक है ना? ये दोनों एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने में सफल हो रहा हूं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, आप बस ध्यान से देखिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि जब दो समरूप करनी ना होकर असमरूप करनी हो, जैसे असमरूप करनी में क्या होगा? असमरूप करनी यानी डिसलाइक सर्च यानी अनसिमिलर सर्च। ठीक है ना? ये क्या होती है? देखो, जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया कि √3 यदि √5 से इंटू होगी तो क्या होगा? ये रूट रूट में ही रहेगा और ये अंदर अंदर ही गुना हो जाएगी। सेम उसी तरह का कंसेप्ट है इंडाइसिस में भी लगेगा। मैं जब इंडाइसिस की कंसेप्ट को बताऊंगा, मैं आपको छोटी छोटी जड़ें को मजबूत कर रहा हूं। जब जड़ मजबूत हो जाती है तो आप कितनी भी ऊंचे बिल्डिंग बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ये √3 √5 मैंने इससे पहले क्या बताया कि √3 और √3 इंटू हो गई तो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और यहां बता रहा हूं कि √3 √5 इंटू तो √15 हो जाएगी, क्योंकि रूट रूट कटा नहीं, रूट रूट अंदर में ही रहा। ठीक है ना? चलिए और भी बताता हूं। जिस तरह से मान लो कि ये √5 है और ये √2 है तो क्या हो जाएगा? √10 हो जाएगा। अब √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अब मान लो √5 इंटू √2 है, तब भी क्या हो जाएगा? तब भी बेचारा वो अंदर में ही रह जाएगा।
इसमें गलत हो गया क्योंकि 2√5 से क्या हो जाएगा, तो निकल जाएगा ना, तो ये अंदर ही रह गया। 5 से 15, 15 दूनी 30। समझ में आ रही बातें? मैं यदि इस तरह से कोई चीजें लूं, √7 इंटू √15 इंटू √2 लूं, तब भी क्या होगा, 15 दूनी 30, 7 21, यानी तब भी मैं देख रहा हूं 210। ठीक है ना, ये भी रूट के अंदर ही रह जाएंगे, ये भी रूट के अंदर ही रह जाएंगे। बात समझ में आई? चलिए अब यहां से मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, यानी दूसरी भाषा में से रैशनलाइज भी कहा जाता है। ये सर्च की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सर्च की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट कहते हैं। तो इसे हिंदी में संयुग्मी, संग समयुग्मी भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे x प्लस रूट वाई है, x प्लस रूट वाई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x प्लस रूट वाई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपको बताने की कोशिश किया है। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस रूट वाई। यदि आपको यहाँ पर x माइनस रूट वाई है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा आपका x प्लस रूट वाई। यानी सर यदि प्लस है तो इसकी कॉन्जुगेट माइनस हो जाएगी, और माइनस है तो इसकी कॉन्जुगेट प्लस हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल में बता सकता हूं कि जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ दी हुई है, जैसे x इक्वल टू क्या दी हुई है, मान लो x इक्वल टू दी हुई है 3 प्लस √5, हाँ, यानी √5 प्लस √3 दी हुई है। तो इसका जब कॉन्जुगेट निकालेंगे, इसका जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3। ठीक है, जब मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा, √7 प्लस √3 का कॉन्जुगेट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, √7 माइनस √3। आ रही है बातें समझ में? यानी सर्च के लिए क्या होना चाहिए, सर्च के लिए दो कंडीशंस होना चाहिए। यानी सर्च के लिए मैं देख रहा हूं कि हमेशा दो कंडीशन होने चाहिए। और एक बात, हाँ, ये जो y है यानी रूट वाली जो नंबर है वो नॉन परफेक्ट नंबर होनी चाहिए। बार बार में ये बातें दोहरा रहा हूं कि जब तक ये नॉन परफेक्ट नहीं होगी ना तो ये करनी हो ही नहीं सकती, ये क्या नहीं हो सकती, ये सर्च हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो दो सर्च के लिए इक्वल होना, यानी सर्च के लिए इक्वल होने की शर्तें क्या है, कंडीशन फॉर टू सर्च टू बी इक्वल। यानी मान लो कि यहाँ पर इस तरह की क्वेश्चंस भी आती है, सर्च को कभी कभी इक्वल करने की बातें कही जाती है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि p प्लस √q इक्वल टू a प्लस √b। इसका मतलब क्या हुआ, ये p जो है ना वो a के बराबर है, और √q जो है ना वो √b के बराबर है। ठीक है, किस वजह से ये दोनों इक्वल है, यानी यहाँ पर आपको बोलना होगा कि सर p जो है वो a के बराबर है, और √q जो है वो आपका √b के बराबर है। ठीक है ना, समझ में आए क्या? ठीक है, तो आपने देखा कि किसी भी करनी का जो कॉन्जुगेट होता है वो भी मैं बता देना चाहता हूं। जैसे कि एक झलक देख लें आप, जैसे यहां पर मान लो कि 3 प्लस √2 दिया हुआ है, इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए यदि बोला गया, इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए बोला गया तो क्या करोगे आप इसका 1/x निकालोगे, यानी 1/x मतलब 1/3 प्लस √2। अब इसका क्या करना है, रैशनलाइज, जिसे हम कहते हैं परिमयकरण। तो यहाँ प्लस था तो माइनस, फिर यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर 3 माइनस √2, और यहाँ पर हो गया 3 माइनस √2। तो देख रहे हो ना, यहाँ पर एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको शेयर करना चाहता हूं कि 3 माइनस √2 और यहाँ पर 9, और यहाँ पर क्या हो गई 2। यानी आप देखो यहाँ पर जो कॉन्जुगेट हुई वो डायरेक्ट यदि कॉन्जुगेट यदि आपको बोलता तो आप क्या करते, इसका कॉन्जुगेट यदि आपको बोलता तो आप यहाँ पर लिख देते 3 माइनस √2। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हुई, रैशनलाइज की। यदि आपको रैशनलाइज करने बोलता
तो रैशनलाइज का जो यहाँ निकल के आता वो क्या 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7। तो ये क्या है, रैशनलाइज है, और ये क्या है, कॉन्जुगेट है। ठीक है ना, ये दो बातें आप याद रखना कि कॉन्जुगेट अलग होती है और रैशनलाइज अलग होती है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज में इसकी कंपैरिजन करना बताता हूं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन ऑफ सर्स की कंपैरिजन कंपेयर करना, कंपेयर या कंपैरिजन ऑफ सर्स। ठीक है ना, तो सर्स की कंपेयर में किस तरह से करूं, देखो यहाँ पर 3√5 यदि मैं लिखता हूं, यहाँ पर 2√4 में लिखता हूं, और यहां पर मान लो 3√6 लिखता हूं। अब आपसे पूछा गया कि बताओ इसमें से सबसे बड़ा कौन, यानी बड़े क्रम में या छोटे क्रम में सजाओ। यानी यहां से बोला गया कि यहां से क्या बोला गया, बड़े से छोटे यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी यहां पर आपको जो बोला गया वो क्या बोला गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटे, बड़े से छोटे, बड़े से छोटे ऑर्डर में आपको सजाने के लिए कही गई। ठीक है ना, इसमें कही गई बड़े से छोटे। बड़े से छोटे यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर क्यूब 5 है, यहाँ पर स्क्वायर रूट 4 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या होती है, यदि कुछ नहीं हो तो क्या होती है, 2 होती है। ठीक है ना, कुछ नहीं होने पर क्या होता है, 2 होता है। तो मैं यहाँ पर देखा, मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूं कि 3 2 3। ठीक है ना, 3, यहाँ पर जो संख्या आपको क्यूब देख रही है, यहाँ पर जो आपको क्यूब दिखाई दे रही है, यहाँ पर 3 दिखाई दे रही है, यहाँ पर 2, कुछ नहीं मतलब 2, और यहाँ पर क्या 3। इसका एलसीएम निकाल ले, 3 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। 3 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये जो 6 आई ये क्या है, एलसीएम है। अब यहाँ जो संख्या लिखेंगे ये लिखिए 5, और जो एलसीएम ये जो पावर 3 है, ये 3 इसको क्या करेगी, डिवाइड करेगी, कितनी आ जाएगी, 2। 3 जब इसको डिवाइड करेगी तो कितनी हो जाएगी, 2। फिर आप 4 लिखो, अब इसकी जो पावर है वो पावर यहाँ पर डिवाइड करेगी, 2 से डिवाइड करेगी तो कितनी हो जाएगी, 3। अब यहाँ जो 3 पावर है वहां यहाँ जब डिवाइड करेगी तो कितनी हो जाएगी, 6 का पावर कितनी हो जाएगी, 2। अब देखो कि संख्या किस तरह से है, मैं देख रहा हूं कि संख्या यहाँ पर, इसको ऊपर लिखता हूं, मैं देख रहा हूं कि संख्या क्या है, यहाँ पर है 25, यहाँ पर क्या है 25 है, यहाँ पर क्या है 64 है, और यहाँ पर क्या है 36 है। यानी सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा 2 नंबर, 2 नंबर से बड़ा कौन, 2 नंबर से बड़ा, सॉरी ये 3 नंबर लिखना मैं भूल गया हूं। 2 नंबर के बाद कौन, 2 नंबर के बाद है 3 नंबर, 3 नंबर के बाद कौन है, 1 नंबर। ठीक है, नहीं समझ में आया, चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मान लो कि इस तरह से कोई क्वेश्चन है, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दे गए, क्यूब 7, ठीक है ना, फिर दिया गया आपको कॉमा 4√5, ठीक, कॉमा 6√10। ठीक है, कौन बड़ा, यानी जो छोटी चीज देख लो 3 4 और 6 का क्या निकालना है, एलसीएम। इसका क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना, तो 3 4 6 का एलसीएम कितना होगा, 3 4 6 का 3 4 6 का एलसीएम होगा 12। अब यहाँ पर 7, 3 से 12 को भाग देंगे तो 7 का पावर आएगा 4, 4 से 12 को भागा देंगे तो 5 का पावर आएगा 3, और 6 को भागा देंगे तो 10 का पावर आएगा 2। तो मैं देख रहा हूं 7 की पावर 4 कितनी होती है, तो 2401 होती है। कितनी होती है, 2401। ये सब याद रखें, 1 से लेकर 10 तक का फोर्थ भी याद रखें। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और 10 का कितना होता है, 100। तो मैं देख रहा हूं कि सबसे बड़ी कौन आ गई, यानी ये तो 1 नंबर है, ये तो 2 नंबर है, और ये 3 नंबर है।
ठीक है ना। तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना हो या असेंडिंग ऑर्डर में सजाना हो तो सजा सकते हो। यानी सबसे बड़ा यहाँ पर कौन है, यानी 1 सबसे बड़ा है 2 से, 2 बड़ा है 3 से, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कंपेयर करके चीजों को आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस में आपको दिखाता हूं जिससे कि आपकी कॉन्फिडेंट बढ़ जाए। इस तरह से यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर आपको मान लीजिए कॉमा, कुछ नहीं है, मान लो सिर्फ 2 दे दिया। क्या दे दिया, सिर्फ 2 दे दिया। अब फिर क्या दिया है यहाँ पर, मान लो क्यूब 4 दे दिया। अब बोला बड़े से छोटे या असेंडिंग, मान लो इस बार बोला कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े ऑर्डर में सजाना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 4, यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 और 3, 4 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 2 3 का एलसीएम फिर से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। अब 6 की पावर क्या हो जाएगी, 4 तिये 12, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6, और 4 की पावर कितनी हो जाए, 3 चौके 12, ठीक है ना। अब मैं देख रहा हूं 6 की पावर तो होती है 216, अब 2 का पावर 6 होता है 64, और 4 का पावर 4 क्या होगा 128। तो कौन सबसे बड़ी हो गई, सबसे बड़ी कौन हो गई, 6 की पावर क्यूब मतलब 4, ये वाली क्या हो गई सबसे बड़ी। उसके बाद कौन हो गई, क्यूब, उसके बाद बड़ी कौन हो गई 2, ठीक है ना। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां बता देना चाहता हूं जो रैशनलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जब किसी नंबर को हम रैशनलाइज करेंगे, मान लो कि x इक्वल टू कुछ ऐसा नंबर दे दिया, ठीक है ना, x इक्वल टू आपको ऐसा नंबर मिला जो दोनों का डिफरेंसेस क्या हो 1 हो, दोनों का डिफरेंसेस क्या हो 1 हो, जैसे 2 प्लस रूट 3। इसका जब रैशनलाइज करोगे ना, इसका जब आपको 1/x निकालना है तो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। दोनों का डिफरेंसेस आपका क्या होना चाहिए, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंसेस, यानी इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कितना आया 4, इसका मैंने स्क्वायर किया कितना आया, इसका स्क्वायर किया 3, और दोनों को घटा दो। दोनों को घटाने के बाद यदि एक यहाँ पर आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस में है, इसका रैशनलाइज क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। इस तरह से और कौन कौन सी संख्या है जो ऐसा हो सकता है, तो है सर दूसरी x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू यदि मैं यहाँ पर ले लूं 3 और यहाँ पे ले लूं मैं प्लस 2 रूट 2, तो 3 का स्क्वायर यदि मैं करूं तो 9, और 2 रूट 2 का यदि स्क्वायर करूं तो हो गई 8। अब दोनों को माइनस कर रहा हूं तो हो रही 1, यानी इसका जो 1/x होगा वो क्या होगा 3 माइनस 2 रूट 2। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्यों होता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी पार्ट क्या हो जाती है, रैशनलाइज हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 हो, जैसे यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 हो या 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 हो, 2 प्लस रूट 3 हो, तो इसका 1/x यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस रूट 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 और a प्लस बी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ a प्लस बी, और यहाँ पर क्या देख रहा हूँ a माइनस बी। ये क्या कर रहा हूँ मैं, रैशनलाइज, ये क्या कर रहा हूँ रैशनलाइज, यानी परिमयकरण। आपको जब परिमयकरण करने देगा तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये कैसे आया वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ 4 आ जाएगी क्योंकि इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 3 आ जाएगी। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहा है वो 2 माइनस रूट 3। तो इसलिए आप सबसे पहले चेक करना, इन्हें स्क्वायर करना और इन्हें स्क्वायर करना, और माइनस करके यदि 1 आ गया तो 100% इसका जो 1/x होगा वो क्या होगा 2 माइनस रूट 3 है। यदि x की वैल्यू, यदि x की वैल्यू आपको, यदि x की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 है तो इसका 1/x क्या हो जाएगा
2 प्लस √3 हो जाएगा। इस तरह की सारे संख्याओं में ऐसा होगा। जैसे मान लो कि x का वैल्यू मेरे पास है, मान लो x का वैल्यू है √3 और प्लस इसका वैल्यू है √2, ठीक है ना। इसका वैल्यू मान लो है, इसका √3 का 3 और इसका क्या है √2। इसको स्क्वायर करो 3, इसको स्क्वायर करो क्या 2, दोनों को माइनस करो 1, तो इसका 1/x क्या हो जाएगा, इसका 1/x √3 माइनस √2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हमने सर्स के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़े और कल हम लोग इंडाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दोनों चैप्टर को कंपाइल करके बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं, क्योंकि सर्स एंड इंडाइसिस में दोनों कंपाइल करके क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कहीं पर सर्स भी अप्लाई होता है और इंडाइसिस की भी अप्लाई होती है, ठीक है। तो कल हम लोग इंडाइसिस के बारे में बेहतरीन प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तब तक बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करें और अधिक से अधिक प्यार दें, ठीक है ना। मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप लोग की बारी है कि आप कितना अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।